सो डियर स्टूडेंट्स, आशा है इसके पहले वाली वीडियो आप अच्छे से देख लिए होंगे और उसे समझकर अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लिए होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किए थे कि डिफरेंट टाइप्स के बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पॉसिबल हो सकता है, और उसको दर्शाने के लिए हम डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज़ जो हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर किसी बॉडी में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म दिया हुआ है तो उसका हम टोटल चार्ज बॉडी का कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी बातें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कूलम्ब्स का लॉ। कूलम्ब ने, पूरा नाम कूलम्ब का है चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब, और ये साइंटिस्ट जो रहे बेसिकली शुरुआत में ये आर्मी में इंजीनियर थे और फिर उन्होंने आर्मी छोड़कर रिसर्च फील्ड ज्वाइन किया और अपने इस रिसर्च की प्रक्रिया में चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स और मैग्नेट के पोल के बीच फोर्स बताने के लिए उन्होंने लॉ दिया। यहाँ हम लोग का जो टॉपिक है वह है चार्ज के बीच फोर्स डिस्कस करना। तो हम मैग्नेट के पोल के बीच फोर्स का डिस्कशन मैग्नेटिज्म के पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैग्नेट के बीच फोर्स की जो डेरिवेशन और चार्ज के बीच जो फोर्स की उन्होंने डेरिवेशन दी, दोनों का बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो ऑब्जर्वेशन रहा उनका। तो स्टेटमेंट और लॉ भी दोनों के केस में सेम ही है। और इस लॉ को हम एक और नाम से जानते हैं, उनका नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो आज का टॉपिक हम लोग का यही है, इनवर्स स्क्वायर लॉ या कूलम्ब्स का लॉ। कूलम्ब चार्ज के बीच जो फोर्स डिराइव किए वो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स डिराइव किए, है ना। और ये जो कूलम्ब के लॉ रहे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, और इसके आधार पर उन्होंने चीज़ों को सजा करके बताया एक नियम के तहत। मतलब कहने का कि इसमें कोई हाइपोथेटिकल, कोई लॉजिकल जो है मान्यता मान करके ये अपना नियम तैयार नहीं किया। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। तो ये लॉ का आधार में अगर हमसे पूछा जाए क्या है, तो आप कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। और देखिए ये लॉ का क्या कहना है। ऑन द बेसिस ऑफ experiment and observation, this law states that the force between the force of interaction between two charged particles, not bodies, याद रखिए, is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to
the square of their distance, square of their distance। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स है पार्टिकल चार्ज के बीच, उनके जो मैग्नीट्यूड है चार्जेस के, उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है फोर्स, है ना, ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस है ये फोर्स। लेकिन फोर्स की जो नेचर होंगी, अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये तो वही पुराने प्रॉपर्टी के तहत काम करेगा। लाइक चार्जेस जो होंगे, लाइक चार्जेस मतलब एक चार्ज प्लस दूसरा भी प्लस, ये लाइक चार्जेस हो गए, है ना, या माइनस और ये दूसरा भी माइनस, ये भी लाइक चार्जेस हो गए। तो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस कौन कौन हो गए? एक हो गए प्लस तो दूसरा होगा माइनस। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज का वो तो रहेगा ही, लेकिन जो फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी वो इस नियम से होगा। अभी हम इसके बारे में थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं कि मान लिया जाए कि एक चार्ज है प्लस Q1 और एक चार्ज दूसरा है वो है प्लस Q2, ये दोनों लाइक चार्ज हो गए, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। प्लस Q1 Q2 को रिपेल करेगा। रिपेल माने क्या? एक दूसरे से दूर फेंकेगा। तो Q2 भी जो है Q1 को रिपेल करेगा, तो एक दूसरे से वो दूर फेंकेगा। याद रखिए ये जो फोर्स है वो Q2 पर लग रहा है और इस फोर्स को लगाने वाला कौन है? Q1। मतलब कहने का कि एक चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स खुद उस चार्ज के ही कारण नहीं होगा। मतलब ये Q2 खुद अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, इस पर फोर्स लगाने वाला होगा Q1। इसी तरह से जो ये फोर्स लग रहा है Q1 पर, उसको लगाने वाला कौन है? Q2। और अगर हम इन दोनों चार्ज को एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो आपको इस फोर्स के नेचर भी पता चल जाएंगे कि जो ये फोर्स लगेंगे वो हमेशा चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगेंगे। मान लिया जाए एक दूसरा चार्ज है माइनस Q1 और यहाँ पर भी है माइनस Q2, तो ये माइनस माइनस फिर दोनों हो गए क्या? तो लाइक, और लाइक एक दूसरे को क्या करेंगे? तो रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो दिस फोर्स, ये फोर्स जो लग रहा है Q1 पर लगाने वाला Q2 है, ये फोर्स लग रहा है Q2 पर लगाने वाला Q1 है। मान लिया जाए ये एक प्लस Q1 है और ये है माइनस Q2। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? तो प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इस तरह से। और ये मान लिया जाए Q1 है माइनस में और ये है अगर आपका प्लस Q2, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? तो ये दोनों एक दूसरे को फिर अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक दिस। और ये दोनों चार्जेस जो पेयर हैं यहाँ पर, अगर इनके बीच की दूरी r है, इनके बीच की दूरी अगर r है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आप ये फोर्स के मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ये दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। तो आप यहां पर इस फोर्स का मान लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हम एक कांस्टेंट लिख सकते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और ये है दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स। याद रखिए ये जो फॉर्मूला हम लोग तैयार किए हैं कूलम्स के नियम के अनुसार, ये जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो सिर्फ दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगेगा। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लिया जाए कि ये रॉड है, लाइक ए रॉड। इस रॉड में चार्ज है Q1 और इस रॉड में चार्ज है Q2 और इन दोनों के बीच की दूरी R है।
और हमसे पूछा जाए कि इन दोनों चार्ज के बीच फोर्स होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। कितना होगा? क्या ये फोर्स का जो मान होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, इस नियम से होगा? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ये बॉडी है वो पॉइंट चार्ज के रूप में नहीं है, और हम ये सिर्फ पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए ही लगा सकते हैं। ये तो बॉडी है, इसमें चार्ज पूरे लंबाई में फैले हुए हैं, इसमें चार्ज पूरे लंबाई में फैले हुए हैं। हम इवन की एक ये बॉडी हो और एक ये पार्टिकल हो, इन दोनों के बीच भी फोर्स हम ये फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते हैं। ये सिर्फ लगा सकते हैं जब दो चार्ज पार्टिकल का रूप हो, तब ये फोर्स का हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बातें आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ will be applicable only when two particles are taken as a point charge particles। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बातें इस K के बारे में डिटेल करेंगे। तो हम इसको हटाते हैं और देखते हैं इस K का क्या रोल है इस कूलम्स के लॉ में। इस K को हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोल सकते हैं। इस K को हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन के हटाने के लिए उसका इस्तेमाल हुआ है। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पर K की बात हो रही है, दिस इज, तो हम इसको बोल सकते हैं ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसका जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलन। ये सिंबल है एप्सिलन का, है ना, एप्सिलन इसको बोलते हैं, एप्सिलन। ठीक है, और इसको हम इस तरह से डालकर C के रूप में लिखकर एक बीच में लाइन डालते हैं। इस तरह से ये इटैलिक सिंबल है ना। तो इस तरह से एप्सिलन बोल करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलन। अगर हम इसमें 0 लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं एप्सिलन नॉट, और यहाँ R लिख देते हैं तो बोलेंगे एप्सिलन R, लेकिन ये एप्सिलन के रूप में ही नामकरण होगा। तो ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो ये एप्सिलन को रिप्रेजेंट किया गया है, इसको फिजिक्स के टर्म में बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। परमिटिविटी, और इसका मान होता है एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन R। इसका मान होता है एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन R। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू होता है एप्सिलन नॉट गुना एप्सिलन R। एप्सिलन R क्या है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एप्सिलन R, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसका एक और नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग आगे चल के जनरली K से दर्शाते हैं। और एक तीसरा भी इसका नाम है, वह है स्पेसिफिक इंडक्टिव कोएफिशिएंट। SIC से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक प्रकार का कांस्टेंट होता है, ए कांस्टेंट फॉर मटेरियल और मीडियम और ए मीडियम। ये एक प्रकार का कांस्टेंट होता है फॉर मटेरियल या एक प्रकार का मीडियम। मीडियम के लिए एप्सिलन R, या मटेरियल के लिए जैसे आपको पानी के लिए इसका मान मिलेगा, केरोसिन ऑयल के लिए मिलेगा, दूध के लिए मिलेगा, पेपर के लिए मिलेगा, प्लास्टिक के लिए मिलेगा। अलग अलग मटेरियल के लिए एप्सिलन R के मान जो हैं वो अलग अलग होंगे। तो आपको याद नहीं रखने हैं, ये आपको दिए जाते हैं। अगर मीडियम या मटेरियल अलग अलग हो तो इसके मान आपको दिए जाते हैं। इसके वैल्यू जो है
हम लेते हैं 1 फॉर वैक्यूम या एयर। हमने इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा बताया है आपको के रूप में, और जब हम इंड्यूस्ड चार्ज का एक फॉर्मूला बताए थे वहाँ पर भी हम आपको इसके बारे में बताए थे कि जो वैक्यूम है एग्जैक्टली वैक्यूम के लिए इसका मान 1 होता है। हवा के लिए इसका मान एक्चुअली होता है 1.0006। अब 1.0006 ये बहुत छोटा टर्म है और अप्रॉक्सीमेटली वो 1 के बराबर है, तो हम हवा के लिए भी 1 ही ले लेते हैं। तो ये 1 हुआ हवा के लिए भी। इसका मान जो है वो पानी के लिए होता है 80, वाटर 80, और 3 से लेकर 5 तक इसके मान जो है वो पेपर या माइका है ना, माइका या पेपर, इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं। ये आपको दिए रहेंगे। और इसका मान होता है इन्फिनिटी फॉर मेटल्स या कंडक्टर्स, तो आपको इन दोनों के मान याद रखने चाहिए। एक तो वैक्यूम या एयर के लिए 1 और एक मेटल या कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी, और बाकी ये दोनों या कोई दूसरे मीडियम के लिए आपको ये मान याद नहीं रखने, ये आपको दिया रहेगा। ये बातें आप समझ लीजिए। तो अभी तो चर्चा हो गई एप्सिलॉन आर का। अब देखते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट जो है ये एप्सिलॉन नॉट, इट इज कॉल्ड परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। ये एक प्रकार का यूनिवर्सल कांस्टेंट टर्म है। इसका मान फिक्स है। इसका मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और अगर हम इसका यूनिट लिखें तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, नहीं, कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन। इसके मान इस तरह से होंगे। ठीक है। अब बोलोगे कि सर ये कैसे निकाले हैं, इसका मान ऐसे कैसे हो गया? तो आप जो है वो जो फॉर्मूला हम लोग फोर्स का यहाँ पर लिखे हैं, के की जगह पर आप इतना रख दीजिए 1/4 पाई, और एप्सिलॉन की जगह पर आप एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर रख दीजिए। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। हाँ, एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो एप्सिलॉन आर है ये है यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इसमें ना कोई यूनिट होता है और ना ही कोई इसमें डायमेंशन होता है। तो अब यहाँ पर हमको इस एप्सिलॉन नॉट यूनिट की जरूरत है। देखो यहाँ पर यह है 4 पाई, एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट क्वांटिटी, इसमें ना यूनिट है ना डायमेंशन है। एप्सिलॉन आर अभी पता चला है कि ये भी यूनिटलेस है और ये भी डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस। तो आप क्या कीजिए, एप्सिलॉन नॉट को आप यहाँ भेज दीजिए और फोर्स को नीचे कर दीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट अगर यहाँ हो गए और फोर्स नीचे आ गए तो क्या हो जाएंगे, चार्ज का मतलब गुना में कूलम का स्क्वायर, नीचे में आ गए हैं फोर्स और नीचे में है आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर माने मीटर का स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो -2 और नीचे से जो फोर्स है वो ऊपर जाएगा तो न्यूटन पर -1। तो इस तरह से आप इसका यूनिट लिख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर से इसका डायमेंशन भी बता सकते हैं। तो इसका मतलब आप देखो यहाँ पर कि ये एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस टर्म है, परंतु इसमें यूनिट है और इसमें डायमेंशन है। तो एप्सिलॉन का क्या होगा, यूनिट होगा कि नहीं होगा इसमें? तो इसमें यूनिट भी होगा और इसमें डायमेंशन भी होगा, और वो किसके बराबर होगा? तो एप्सिलॉन नॉट में जो यूनिट है और एप्सिलॉन नॉट में जो डायमेंशन है उसी के बराबर का एब्सोल्यूट परमिटिविटी में यूनिट और डायमेंशन होगा। ठीक है। तो ये बातें आप यहां से समझ लीजिए। यहां पर ये चूंकि 8.854 इंटू 10⁻12 है एप्सिलॉन नॉट का मान, अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि मैक्सिमम जगह पर
फोर्स की ये फैक्टर इस्तेमाल होंगे सवाल बनाने की प्रक्रिया में, तो हम इस बात को एक फॉर्मूला के तौर पर याद करते हैं। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा नोट दे रहे हैं, आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहला है कि इन SI यूनिट सिस्टम, अगर हमें SI यूनिट सिस्टम पर काम करना है, इन SI यूनिट सिस्टम, तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान हम इतना ही रख देंगे, SI यूनिट में ही है, और फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा 9 × 10⁹, अप्रॉक्सीमेटली याद रखिएगा, इतने मान आएंगे। 9 × 10⁹, इसको यहाँ रख देंगे, ये नीचे आ जाएगा, इसको हम यही रहने देंगे, R² यहाँ जाएगा और कूलम का स्क्वायर नीचे आएगा, तो आ जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। ऐसा यूनिट हुआ। जो चार्जेस हैं Q1 और Q2, Q1 एंड Q2, इसको हम यूज करेंगे इन कूलम, याद रखिएगा, चार्जेस कूलम में यूज करेंगे। जनरली सवाल में आपको जो Q1 और Q2 है, ये आपको माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, इस तरह के टर्म में दिए जाएंगे। तो आपको अगर माइक्रो कूलम दिया है तो 10⁻⁻⁶, तो 10⁻⁻⁶ गुना करने के बाद ही आप इसका मान पुट करेंगे। और ये जो दूरी है R, ये आप यूज करेंगे इन मीटर। ज्यादातर सवाल में जो दूरी R है वो सेंटीमीटर में दिया रहेगा, तो आपको उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻², और इसके बाद आप जो है वैल्यू फोर्स का कैलकुलेट करेंगे। तो SI यूनिट में सारे जो भी मान होंगे वो SI में रखे जाएंगे। चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है और डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होता है। लेकिन अगर हम CGS यूनिट की बात करें, इसको हम हटा देते हैं, अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो इन CGS यूनिट सिस्टम, इन CGS यूनिट सिस्टम, वैसे इस सिस्टम का उपयोग बहुत बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है, फिर भी एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस हमें ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि CGS यूनिट सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो ये वैल्यू होगी, उसका इस्तेमाल होगा 1। इसका मान 9 × 10⁹ नहीं होगा, इसका मान हम कितना लेंगे 1, और इसका यूनिट क्या बनेगा, तो न्यूटन का हो जाएगा डाइन, मीटर होगा सेंटीमीटर, और कूलम की जगह पर हम लिखेंगे स्टैट कूलम, स्टैट कूलम का -2, स्टैट कूलम पे पावर -2, ये याद रखिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 × 10⁹ नहीं होगा, इसका मान 1 होगा। और Q1 और Q2 जो है, Q1 और Q2 का मान ये जो है CGS यूनिट सिस्टम में स्टैट कूलम में यूज होंगे, याद है, बताए थे यूनिट सिस्टम में, वहां से आप इस बात को, इसी को बोलते हैं ESU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और जो दूरी है R, इसको हम यूज करेंगे इन सेंटीमीटर। लेकिन याद रखिए कि ज़्यादातर सवाल में हमको यूनिट SI में ही मिलेगा, तो हम इसी में काम करेंगे। और अगर CGS यूनिट सिस्टम में अगर कोई सवाल आपसे पूछ जाता है तो आप उसका भी जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको फॉलो कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के जो कूलम के लॉ तैयार हुए हैं, अब हम इसका एक फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स के अनुसार जो मेरे पास फॉर्मूला तैयार हुआ, कूलम के अनुसार जो मेरे पास फॉर्मूला तैयार हुआ, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो मेरे पास फोर्स आया, दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स आया, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R
Q1 Q2 divided by R square. This is तो ये बातें आप समझ लीजिए। एप्सिलॉन आर मीडियम के कांस्टेंट क्वांटिटी के रूप में यूज होते हैं। आर हो गया दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की दूरी, Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल के बीच की दूरी, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये पूरा का पूरा आप एक यूनिवर्सल कांस्टेंट के रूप में बात बोल सकते हैं, और इसका मान ऐसा यूनिट सिस्टम के लिए 9 × 10⁹ ले सकते हैं। अगर मीडियम हवा है तो एप्सिलॉन आर का मान 1 ले लेंगे, अगर मीडियम कोई दूसरा है तो इसके मान आपको दिए रहेंगे, मान डाल करके आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर एक बार कि ये जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल के लिए करेंगे, बॉडीज के लिए नहीं करेंगे। तो अब हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस फोर्स के बारे में थोड़ा डिटेलिंग करते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स regarding to Coulomb's law and electrostatic force। जो अभी हमने दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स की बात की है, दिस इज द फोर्स, इसको हम Fe के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम इसको नाम दिए हैं। तो पहली बात हम कुछ कूलम्स लॉ के आधार पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात क्या लिख सकते हैं कि द कूलम्स लॉ, कूलम्स के जो लॉ हैं, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर चार्ज पार्टिकल्स, इज एप्लीकेबल फॉर charged particles, not charged bodies। ये बातें आप समझ लीजिए। दूसरा, जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स बने हैं, है ना, ये जो फोर्स बने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के, जो ये फोर्स बने हैं, इसके नेचर कैसे होंगे? The force of interaction between charges at rest called electrostatic Coulomb force। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स कहते हैं और इसको हम दर्शाते हैं Fe से। इसको हम सीधे इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं या कूलम्ब फोर्स भी बोल सकते हैं, या इसका पूरा नाम हमने लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स। स्टैटिक इसलिए क्योंकि चार्जेस जो हैं वो रेस्ट में रह करके हम इस फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो यहां पर इसके नेचर देखते हैं। ये जो फोर्स बनता है, ये जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो ये फोर्स बनता है, द नेचर ऑफ कूलम्ब फोर्स, जो ये अभी हम चार्ज पार्टिकल के बीच पढ़े हैं, इस फोर्स का नेचर कैसा होता है, तो आप यहां पर कई तरह की बात बोल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहली बात कि जो ये चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स बनता है वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है, जिस फोर्स के द्वारा वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, और एक राउंड ट्रिप में ऐसे फोर्स के वर्क डन का मान 0 होता है। इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के पूरी तरह से डिटेल्ड डिस्कशन हम किए हुए रहते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के टॉपिक में।
ऐसा फोर्स का वर्क डन जो पाथ पर निर्भर ना करे। और एक राउंड ट्रिप में इस तरह के फोर्स के वर्क डन का मान अगर 0 हो तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और उसमें और भी पहले से फोर्स पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स है जो अभी हम देख रहे हैं, ये सभी कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स हैं। इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इस फोर्स के एक राउंड ट्रिप में वर्क डन का मान कितना होगा? तो वर्क डन का मान 0 होगा। दूसरा जो इसका है नेचर, इट इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। मीडियम डिपेंडेंट फोर्स मतलब कहने का कि अगर दो चार्ज पार्टिकल अगर आपस में हवा में है तो जो फोर्स लगेगा, अगर हम इन दोनों के बीच कुछ मीडियम रख देंगे तो फोर्स के मान चेंज हो जाएंगे। मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है ना। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स। दो चार्जेस हैं, अगर इनके बीच की दूरी को हम अगर चेंज कर दें, बढ़ा दें या घटा दें, तो इनके फोर्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स। अगर इसका रिलेशन लिख लेते हैं कि जो ये फोर्स होगा मीडियम पर, तो मीडियम के लिए यही फैक्टर है एप्सिलॉन आर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, है ना। और डिस्टेंस डिपेंडेंट के लिए भी आप इसका मान लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। जितना ज़्यादा दूरी होगा उतना ही फोर्स के मान जो है वो कम लगेंगे। चौथा जो पॉइंट है इसको हम ऊपर लिखते हैं। चौथा पॉइंट है, इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर टाइप फोर्स। पेयर टाइप फोर्स मतलब कहने का कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जितना फोर्स देगा, दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पर एग्जैक्टली उतना ही और अपोजिट नेचर का फोर्स देगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये एक्शन रिएक्शन पेयर टाइप फोर्स होगा, माने ये सिंगल नहीं होगा, हमेशा जोड़ा में ये फोर्स लगेगा ये। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज दिस द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स का जो स्ट्रेंथ होगा is much larger than the gravitational force. ठीक है। इस फोर्स की जो ताकत होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की, चार चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसकी जो ताकत होती है, वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा। मतलब कि इतना ज़्यादा कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ऑलमोस्ट जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये एग्जाम्पल से समझिए, मान लिया जाए कि दो प्रोटॉन हैं, एक ये प्रोटॉन है, एक ये प्रोटॉन है, बीच की दूरी सपोज कर लीजिए ये है r, और इस प्रोटॉन के पास अपना एक चार्ज है, इसका पास भी अपना पॉजिटिव चार्ज है, और इस प्रोटॉन के पास मास है, इसके पास भी मास है। ठीक है। यहां पर ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, तो दोनों जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के कूलम के अनुसार। साथ ही साथ दोनों में चूंकि मास है, तो दोनों के मास की वजह से आपस में दोनों एक दूसरे का गुरुत्वाकर्षण का बल लगाएगा, और ये दोनों मास की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। ये फोर्स भी लगेगा ग्रेविटेशन का, मास के कारण अट्रैक्शन और चार्ज के कारण रिपल्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो मास होता है प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना।
तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 बाई, अगर हम हवा में मान के बात करें तो 1/4πε0 E² बाई R², दिस मच। और ग्रेविटेशनल फोर्स का मान आप बोल सकते हैं Gmp का स्क्वायर बटा में R²। प्रोटॉन का मास का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं ताकि हम इनके कंपैरिजन कर सकें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है और कितने स्ट्रेंथ में है दोनों का आपस में कंपैरिजन, तो अगर हम इसको भाग दे देते हैं तो R² कट जाएंगे, यहाँ बचेंगे E², साथ में नीचे में आ जाएगा 4πε0 इंटू G इंटू MP का स्क्वायर। अब आप सबका मान आपको पता है, आपको इसका मान E का मान पता है 1.6 10⁻⁻⁹, उसके बाद 1/4πε0, 1/4πε0 इस पूरे का वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁻9। G का मान कितना है 6.67 इंटू 10⁻11 और प्रोटॉन का मास यही है। तो आप यहाँ से E का मान 1.6 10⁻19 रख दीजिए, 1/4πε0 की जगह पर 9 इंटू 10⁻19 9 रख दीजिए। G का मान 6.67 10⁻11 रख दीजिए और प्रोटॉन का मास हम यहाँ लिख दिए हैं, ये लाके आप रख दीजिए। और रख करके जब आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मान है वो बहुत बहुत ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में, और इतना ज़्यादा है कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को खासकर इस तरह के केस में नेग्लेक्ट कर देते हैं। मास होने के बावजूद, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के बावजूद हम उनके मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब किसी भी इस तरह के चार्ज बॉडी के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो रही हो, इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, या दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स की बात हो रही हो, तो चार्ज अगर है तो मास होगा ही, चार्ज भी है मास भी है, तो चार्ज होने से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और मास होने से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ फोर्स पूछ रहा है तो हमें दोनों का रिजल्टेंट जवाब देना होगा। तब उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम उस चार्ज के मास के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसके कारण जो फोर्स के वैल्यू आते हैं वो बहुत बहुत छोटा आते हैं। लेकिन अगर मास बहुत बहुत ज़्यादा है, मास अगर बहुत बहुत ज़्यादा है, तब तो फिर उस केस में आपको कंसिडर करना चाहिए। तो हम नेग्लेक्ट इसलिए कर देते हैं क्योंकि फोर्स बहुत छोटा है, लेकिन कहीं पर अगर फोर्स का ताकत कंसिडरेबल आने की संभावना है तब वहाँ पर हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये हैं बातें आपकी चार्ज के बारे में। तो ये हैं आपके फोर्स के नेचर जो भी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बातें फोर्स के कैलकुलेशन की कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, of course electrostatic force between two charged particles। यहां पर थोड़ी सी बातों को आप समझिएगा, बड़ा ही सिंपल बात हो रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स।
हम अभी तक जानते हैं क्या, ये बातें समझिए। अभी हम जानते हैं कि अगर एक चार्ज है, कोई प्लस ले लेते हैं Q1 और एक चार्ज है ये Q2, और ये दोनों चार्ज अगर मान लिया जाए हवा में है, देयर इज एयर या वैक्यूम कह सकते हैं, ज़्यादातर आपको केस में हवा ही रहेगा क्योंकि वैक्यूम हम नहीं कर पाते हैं, यहाँ रहते हैं। और इनके बीच की दूरी अगर हम ले लेते हैं RA हवा का ही दूरी हुआ, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच हवा का ही दूरी हुआ। तो इसमें जो फोर्स होगा, तो हवा के केस में एप्सिलॉन R का मान को हम क्या ले सकते हैं, 1 होता है। तो यहाँ जो फोर्स होगा हवा में वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई RA का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन, है ना। लेकिन अगर यही दो चार्ज पार्टिकल हों और इसके बीच की दूरी हो R, और ये दोनों चार्ज पार्टिकल के दरमियान एक मीडियम भरा हुआ है, मीडियम भरा हुआ है, देयर इज मीडियम बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स RM। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम का एप्सिलॉन R होगा जिसका मान हम K लिखेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई RM का स्क्वायर। यह है दूसरा, यह है पहला और यह है दूसरा। ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए, है ना। तो अब अगर हम बात करते हैं कि इफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस in air and in medium be same, अगर हम ऐसा कहें कि हवा में जो दो चार्ज के बीच दूरी है और वही दूरी मीडियम में भी है, तो क्या इस केस में दोनों के फोर्स समान होंगे? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मीडियम आकर के K टाइम्स फोर्स को कम कर देता है। अगर दूरी वही रहे, चार्जेस में तो कोई बदलाव होना नहीं है, तो फोर्स इसके चेंज हो जाएंगे। और फोर्स क्या होंगे? तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है RA और RM, ये दोनों के मान इक्वल हैं और ये बराबर ले लेते हैं, सपोज करो R के। तो आप यहाँ से इन दोनों रिलेशंस को कंपेयर करो तो क्या प्राप्त होगा, FM 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, क्योंकि RA और RM R के बराबर किए हुए हैं। तो ये बराबर हो जाएगा FA डिवाइडेड बाई K। मतलब यहां से क्या पता चला कि अगर दोनों में, हवा में और मीडियम में चार्जेस की जो दूरी है अगर समान है, तो हवा में जितना फोर्स लगेगा उससे K टाइम्स फोर्स कम लगेगा मीडियम में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो दो चार्ज हैं और इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है मान लो 80 न्यूटन, और उतना ही दूरी पर अगर हम इसको पानी में डाल देंगे जिसमें K का मान 80 होता है, तो पानी में जो अब फोर्स लगेगा सिर्फ 1 न्यूटन का, क्योंकि पानी का जो K होता है वो 80 होता है। तो हवा में फोर्स लग गया 80 न्यूटन और पानी का K हो गया 80, भाग दे देंगे तो माना जाएगा 1 न्यूटन मीडियम में। तो इसी तरह से आप डिफरेंट मीडियम में अगर हवा में फोर्स जानते हैं तो मीडियम में आप फोर्स का मान निकाल सकते हैं। शर्त याद रहे कि ये फॉर्मूला सिर्फ हम तब लगाएंगे जब हवा में और मीडियम में दूरी समान हो। दूरी भी बदल दिया जाए, मीडियम भी बदल दिया जाए, तब उस केस में हम कैसे निकालेंगे? तो उस केस में हम कोई फॉर्मूला नहीं, उस केस में हम ये दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे।
और फिर कंपेयर करके रिलेशंस को तैयार कर लेंगे। ये तो हुआ जब दोनों चार्ज के बीच की दूरी क्या हो, सेम हो। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि दोनों चार्ज की दूरी चाहे जो हो, दोनों चार्ज के बीच की चाहे दूरी जो हो, एक साइड हवा है, एक केस में मीडियम है, बीच की दूरी चाहे जो हो, परंतु फोर्स सेम होना चाहिए। यहां पर दोनों पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, यहां पर दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा मीडियम में, ये बात तो हमें मालूम है। लेकिन ये वाला फोर्स का मान जो है, अगर दोनों के बीच की दूरी समान हुआ तो ये वाला फोर्स जो है वो यहां से k टाइम्स कम होगा। लेकिन हम यहां ये बोल रहे हैं कि अगर दूरी चाहे जो हो, दूरी चाहे जो हो, हमें फोर्स सेम करना है। If forces between charges in air and medium be same, तब हमें क्या फैसिलिटी या क्या हमें वहां पर कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जरा सोचिए। मीडियम आकर के फोर्स को k टाइम्स कम कर देता है। हवा में जैसे मान लो 80 न्यूटन है, तो यहां पर अगर ये पानी से भर दिया जाए तो इस केस में फोर्स का मान हो जाएगा 1 न्यूटन। लेकिन हम चाहते हैं कि पानी भी रहे और फोर्स का मान फिर 80 न्यूटन ही अचीव्ड हो जाए, तो क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी को चेंज करेंगे। चार्ज तो चेंज हो नहीं सकते, चार्ज तो वही है, तो हम इस चार्ज को इसके करीब ले आएंगे। दूरी को कम करने से फोर्स के मान क्या होंगे, फोर्स के मान जो है अब बढ़ना शुरू करेंगे। हम दूरी को कम और कम और कम करेंगे तो फोर्स के मान बढ़ते जाएंगे, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 20, 20 और 20 से 40, 40 से 80 और कभी ना कभी इसके बराबर फोर्स हो जाएगा। तो दूरी मैनेज करके, डिस्टेंस के ऑफ चार्जेस मैनेज करके हम फोर्स को बराबर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इस केस में अगर हम फोर्स के मैग्नीट्यूड समान रखना चाहें तब आपस में रिलेशन डिस्टेंस का क्या आएगा। देखिए, मेरे पास जो फोर्स के मैग्नीट्यूड है वो बराबर करने हैं सवाल के अनुसार, तो बराबर कर देते हैं। बताइए क्या होगा। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई RA का स्क्वायर, और यहां पर हो गया 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई RM का स्क्वायर। देयर इज, ये आपके पार्ट कट जाएंगे और रिलेशन के तौर पर जो रिजल्ट आपको प्राप्त हुआ वो हुआ RA इज इक्वल टू K टाइम्स रूट K टाइम्स RA का स्क्वायर इज इक्वल टू K टाइम्स RM का स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले लीजिए आप, तो RA का मान हो जाएगा रूट अंडर K इंटू RM। RM क्या है? RM क्या है? मीडियम डिस्टेंस। मीडियम डिस्टेंस। RA क्या है? एयर डिस्टेंस। और K क्या है? मीडियम की जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है K। और ये फॉर्मूला जो है वो हम लगा सकते हैं जब व्हेन फोर्स बी सेम, फोर्स बी सेम। और ये फॉर्मूला था व्हेन डिस्टेंस बी सेम। ठीक है। अब देखो ये जो रिजल्ट आया है ये क्या बताना चाहता है? ये जो रिजल्ट आया है आपका
आर ए रूट के इंटू आर एम। नोट करते हैं, यहां पर द वैल्यू ये जो आया है रूट अंडर के इंटू आर एम, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ एयर corresponding to the medium, so that the force in air and medium be same। ये रिप्रेजेंट करता है कि हवा में और मीडियम में फोर्स के मान समान हो, है ना। तो रूट अंडर के इंटू आर एम का जो वैल्यू होगा वो हवा के समतुल्य के बराबर होगा, हवा के ही बराबर होगा। मतलब कहने का कि मान लो इसको हम एक एप्लीकेशन में आपको समझाते हैं। इस बात को जो यहाँ पर लिखा गया है, इस बात को आप एक एप्लीकेशन से समझने का कोशिश करो कि सपोज करो एक चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच में एकदम पूरा मीडियम भरा हुआ है, यहां से यहां तक एकदम एक मीडियम भरा हुआ है। इंटायर मीडियम इज फिल्ड बिटवीन दी चार्जेस, और इस मीडियम की दूरी है, मान लिया जाए कुछ भी ले लेते हैं, T ले लेते हैं, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? तो K है। तो इन दोनों के बीच कुछ भी फोर्स होगा, इन दोनों चार्ज के बीच में अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे, प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी फोर्स होंगे। कहना मेरा यह है कि अगर हम इस Q1 को और Q2 को वही चार्ज के रूप में ले लें, परंतु इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी, वो दूरी को हम ले लेते हैं रूट अंडर के इंटू आर एम। रूट अंडर के और आर एम जो मीडियम की दूरी हो गई T, इतना ले लेते हैं, और इसमें जब हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये अब मान लेंगे कि ये जो चार्जेस हैं वो हवा में हैं, क्योंकि ये जो दूरी है वो बना के क्या कन्वर्ट कर देता है? इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ एयर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो यहां पर ये पूरा सिस्टम मीडियम में था, और यहां पर ये सिस्टम किसमें है? हवा में है। परंतु ये कंडीशन अगर हम लगा दिए हैं तो इस केस में जो फोर्स होगा और इस केस में जो फोर्स होगा सेम होगा। मतलब हमने मीडियम की लंबाई को हवा की लंबाई में कन्वर्ट कर दिया है। मीडियम की जो लेंथ है, दूरी है, मीडियम को हमने हवा में कन्वर्ट कर दिया है ताकि फोर्स के मान सेम हो, और वो कन्वर्ट करने का ये नियम है। आप इस केस में दोनों का फोर्स बोलिए, इसको हम पहला बोलते हैं, तो इस केस में फोर्स बोलिए तो क्या बोलिएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, Q1 Q2 बटा में T का स्क्वायर। यही बोलिएगा, यही बोलिएगा ना। इस केस में फोर्स बोलिए, इस केस में फोर्स बोलिए, आप फोर्स बोलिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि यहां पर हवा है तो यहां पर एप्सिलॉन R की जगह पर 1 होगा, और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर मैंने रूट अंडर K इंटू T का होल स्क्वायर। और इन दोनों को तुम गौर से देखो, तुमको पता चलेगा कि ये दोनों एक ही रिजल्ट है। बस यहाँ पर K बाहर है, T स्क्वायर यहाँ है, और यहाँ पर इसको होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो K रूट के स्क्वायर चुकी है तो रूट के बाहर आ जाएगा, K और T का स्क्वायर हो जाएगा। रिलेशन दोनों सेम मिलेंगे। तो इस केस में मीडियम के फोर्स को हम डिफाइन कर रहे हैं, और इस केस में हम हवा के बीच फोर्स को हम डिफाइन कर रहे हैं। और मीडियम में फोर्स और हवा में फोर्स के मान सेम होंगे, बशर्ते कि इस दूरी को हम फॉलो कर लें।
तो कुल मिलाकर कहानी ये हुआ कि मीडियम की थिकनेस को हम हवा के थिकनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फोर्स पे असर नहीं होगा। जब ऐसी बातें हो गई तो अब हम इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो आइए हम एक दो एग्जाम्पल और करवा देते हैं इस केस में। मान लिया जाए कि जो दो चार्ज हैं ये पूरी तरह से मीडियम में नहीं है, मीडियम में पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है। मान लिया जाए ये दो चार्ज हैं, मान लिया जाए ये एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज यहाँ Q2 है, और बस इतना ही दूर में मीडियम है, ये इतना ही दूर मीडियम है, दैट इज K। और इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी L है, दोनों चार्ज के बीच की दूरी L है, और इन मीडियम का थिकनेस जो है वो T है। और यहां जो बचा हुआ पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट, वो हवा है। अब ऐसे दो चार्ज के बीच में फोर्स होगा नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा ये बतानी है। फोर्स होगा नहीं होगा, होगा कितना होगा ये जानना है। तो देखिए हम क्या करेंगे ऐसे केस में, हम इन दोनों चार्ज को हवा में मानेंगे, और यहां से यहां तक की जितनी दूरी है मीडियम को, इस मीडियम को भी हवा के दूरी में कन्वर्ट कर लेंगे, और इतना तो हवा है ही। कितना हवा है बताइए तो ये पूरी L है और ये T है, तो ये L माइनस T हवा हो गया। तो इन दोनों चार्ज के बीच में T के इक्विवेलेंट हवा हो जाएगा T रूट के, और प्लस यहां से यहां तक तो खुद हवा मौजूद है ही पहले से। और अब हम मानेंगे कि ये दोनों चार्ज हवा में है, और हवा का जो फोर्स होता है आप उसको लगा दीजिए, बोलिए, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई T रूट के प्लस L माइनस T का होल स्क्वायर। इस तरह से, जैसे मान लो कि एक चार्ज यहाँ Q1 है, एक चार्ज यहाँ Q2 है, और इन दो चार्ज के बीच में डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीडियम है। मतलब हम दो मीडियम ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो लेयर है उसका मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और यहाँ से यहाँ तक जो है उसका मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, इसका थिकनेस है T1, और यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस है T2। इस केस में क्या इन दोनों चार्ज के बीच फोर्स होंगे? नहीं होंगे, और होंगे तो कितने होंगे निकाल सकते हैं, बताइए कैसे करें। आप क्या कीजिए कि जो मीडियम है उसको हवा में कन्वर्ट कर लीजिए। हवा में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो थिकनेस है उसको हवा में इक्विवेलेंट हो जाएगा T1 रूट K1, और यहाँ से यहाँ तक का जो हो गया वो हो गया T2 रूट K2, और इन दोनों के बीच अब हवा में मान करके फोर्स आप निकाल लीजिए। दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई T1 रूट K1 प्लस T2 रूट K2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप इनके फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ हवा हो, कुछ पानी हो, कुछ कैरोसिन ऑयल हो, डिफरेंट दोनों चार्ज के बीच जो है इस तरह का मीडियम अगर लगा हो, है ना, तो आप इस तरह से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था कूलम्ब्स का लॉ, जो मीडियम पर डिपेंड करता है, चार्ज के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है ना। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम इस कूलम्ब्स लॉ के आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।